ट्रेलिंग पी अभी निफ्टी का 18-19 है। एट व्हाट पॉइंट आपको लगने लगता है कि बहुत इन्वेस्टेबल हो गया मार्केट? 21-22 में सबको लगता था कि दैट इट इज टू इजी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, पर लास्ट 1.5 साल हमने देखा है कि दैट हाउ मार्केट्स कैन बी कंपाउंडिंग की हम बात करते हैं इक्विटीज में, पर अगर मेरे अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग नहीं है, कैसे कंपाउंडिंग आएगी? डायरेक्ट स्टॉक्स आप तभी करें जब आपके पास समय हो टू अंडरस्टैंड क्या बिजनेस है, क्या प्रमोटर्स हैं, कैसी उनकी कॉन कॉल्स चल रही हैं, कैसे उनके रिजल्ट आ रहे हैं, अर्निंग सीजन कैसा है। मोर ओवर ये इसलिए भी डिबेट ज्यादा आता है क्योंकि लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा जल्दी बनता है, आज पैसा लगाया और 21 दिन में डबल कर। ऐसा नहीं, यस लुक्रेटिव लगता है, किक मिलती है, पर कभी अपने पोर्टफोलियो में आईआरआर निकालिएगा, कितना रिटर्न आपने बनाया है। ट्रेडिंग करके कोई भी बड़ा इन्वेस्टर नहीं बना। बेंजामिन ग्राम है, वॉरेन बफेट है, चार्ली मंगर है, आप पोर्टफोलियो मैनेजर बना दीजिए या इन्वेस्टर बना दीजिए जिसने बोला है कि मैं ट्रेडिंग करके बड़ा बना। ये सारे इन्वेस्टर्स बड़े बने हैं बाय वर्च्यू ऑफ लॉन्ग ओनली। So first of all, thank you so much, Sitish sir, for doing this with us. First thing first, sir, आप मोतीलाल में थे तो करीबन 7,000 करोड़ रुपए वहाँ पे आप देख रहे थे. So उस पॉइंट से लेके आपको तब कैसे लगा कि अब मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना है एंड यू नो आई वांट टू बी इन दिस वेल्थ इंडस्ट्री एंड वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन. थैंक यू कुणाल फॉर हैविंग मी हियर। यू नो सो मोतीलाल अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। मेरी लर्निंग बहुत रही वहाँ पे एंड मैं उनके लिए नॉर्थ इंडिया के लिए सेल्स देखता था। And we started very small. When I joined, it was around 48 CR. And with the clear-cut focus of the promoters and the new team, we are able to push things in the right manner. It was very difficult initially. North India में तो लोग जानते भी नहीं हैं। Correct में लोग ओसवाल का मतलब ओसवाल वूल से ले लेते थे। So, it was always difficult. Bombay, it's a very marquee name, but back then in 11, 12, it was really very difficult to establish a brand. Correct. But yes, with the efforts, with the entire force, what we are able to achieve was remarkable. Luckily, the year was good, 2014, 15, 16, 17, and markets have been doing really well. Our funds were doing well, and certainly we see the spark with regard to equity investing in the country. Correct. And I think one fine day in 15, along with my brother and my partner Gurmeet, we both decided कि कब तक हम दूसरों के लिए काम करेंगे। एंड ये एक सेइंग हमारे यहाँ बोली जाती है इक्विटी मार्केट में, या तो धंधा करो या किसी के धंधे में इन्वेस्ट करो। करेक्ट. तो पर धंधे में इन्वेस्ट करके आप एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन सकते हो, पर अपना बिजनेस करके आप एक डिफरेंट लीग ऑफ एक इन्वेस्टमेंट आर्म खड़ी कर सकते हो। तो हमारा दोनों का एक पर्पस था कि हम इक्विटी का कल्ट स्प्रेड करना चाहते हैं पैन इंडिया। हम चाहते हैं लोग ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिंग में आए, ना कि लोग इस तरह की जो स्कीम्स चलती हैं, पॉन्जी स्कीम्स हैं या Tips है, कम्युनिटीज़ हैं right. या टिप्स हैं, उसके बेसिस पर अपनी इन्वेस्टमेंट करके पैसा लूज़ करें। Correct. दैट हैज़ बीन अ ट्रिगर दैट लेट्स डू समथिंग ऑफ आवर ओन, Correct. एंड दैट्स बीन पुशिंग अस कि कुछ करते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे हम दोनों ने स्टैगर करके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी भी शुरू करी। फर्स्ट ही वेंट इन एंड देन आई वेंट, Okay. एंड दैट्स हाउ वी डिसाइडेड यार कुछ अपना करते हैं। टिश्यू पेपर्स पे प्लान बनाए, गाड़ी में बैठ के अगले दिन कनॉट प्लेस में बहुत फेमस हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान Right. मंदिर गए, बंगला साहिब गुरुद्वारे गए और फिर सीए के ऑफिस पहुंच के कंपनी फार्म करने के लिए। तो जर्नी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। तो उससे वहां से सोचा था कि इतना बड़ा बेस बन जाएगा जो आज है कंप्लीट सर्कल में? ऑनेस्टली मुझे गुरमीत बोलता रहता था कि दैट 300 करोड़ हो जाएंगे, काफ़ी हो जाएगा। एंड क्योंकि उस समय इनिशियली तो 10-10, 20-20 लाख रुपए भी लाना इट वाज नॉट दैट इजी। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप उस कंपनी की ब्रांड रिप्रेजेंट करते हैं, देन कुणाल हैं या क्षितिज हैं या कोई और हैं, तो वो यू आर योर ओन, यू आर अ ब्रांड नाउ। सो आपको वो क्रिएट करना अपने लिए नहीं सोचा था, बट आई थिंक एक चीज़ बड़ी क्लियर थी, कुछ बड़ा करना है। करेक्ट. बट वो कहावत है ना कि दैट मैं अकेला चला था, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। राइट. तो वो ही हुआ हमारे साथ। हम ऐसे एज ए कंपनी आरओसीसी पे काम करते हैं। जैसे आरओसी सबको पता है, आप फाइनेंस के और भी इंटरव्यूज करते हैं, विच इज रिटर्न ऑन कैपिटल। करेक्ट. कंप्लीट सर्कल का फॉर्मूला जो है वो आरओसीसी है, विच इज रिटर्न ऑन कंटेंट एंड कनेक्शन। ओके. So how good you are on your content and how well connected you are. So Okay. I think that's worked really well for us. And we were not in a hurry. अब तो कोई टारगेट तो था नहीं कि मंथ एंड टारगेट है या क्वार्टर एंड टारगेट है, ईयर एंड Right. टारगेट है। भाई अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम करना है और आगे बढ़ना है। तो we were very clear. Let's keep pushing, let's keep focusing, let's keep evolving as a person in this industry and stable connected with the client. तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना लाइफ का, आपको कोई क्लाइंट देता है, वो रेफरेंस देता है। राइट. जब किसी ने आपका रेफरेंस दिया तो फर्स्ट कट आपकी वो जर्नी वहीं पे जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है कि हाँ, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है कि मेरा पोर्टफोलियो ये मैनेज करते हैं, अब बात करें इनसे। राइट. आई थिंक दैट वर्कड रियली वेल फॉर अस एंड वी स्टार्टेड वर्किंग रियली हार्ड।
बट एक चीज़ थी दैट क्या ज़ीरो लगाना मुश्किल होगा? उस समय नहीं सोचा था कि ये आज ये नंबर होगा, बट ये एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि दैट हम अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। राइट। वी वर यंग और बहुत अपनी मेहनत करी और आज गॉड इज़ बीन वेरी काइंड। मैं कुछ क्रेडिट उसमें गवर्नमेंट को दूँगा। आई शुड नॉट से दिस बट कोविड के कारण बहुत पैसा 0% कॉस्ट पे आपका कैपिटल मार्केट्स में इमर्जिंग इकोनॉमी में मूव किया। उस कारण से थोड़ा पुश मिला एंड हियर वी आर। जैसे आपने स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स की बात की, तो अभी एक बहुत कॉमन डिबेट चलती है इंटरनेट पे कि म्यूचुअल फंड्स रिटेलर्स के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि एक तो म्यूचुअल फंड को खुद में ही टैक्स आर्बिट्राज है, पीएमएस ये सब में इतना एडवांटेज नहीं होता है। तो आपका क्या ऑनेस्ट अनफिल्टर्ड टेक है टुवर्ड्स अ पीएमएस वर्सेस अ म्यूचुअल फंड वर्सेस एन ईआईएफ और वर्सेस डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग फॉर रिटेलर्स? सो ये सारे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं। हम्म। आज हम यहाँ अंधेरी में हैं, अंधेरी से आपको लेट्स से चर्च गेट जाना है, हम्म। आपके पास ट्रेन अवेलेबल है, आपके पास बस अवेलेबल है, हम्म। आपके पास कैब अवेलेबल है, Right. आपके पास अपनी गाड़ी अवेलेबल है। हम्म। इनको इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह लीजिए। मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड, आई थिंक इतना सिंपलेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग कोई प्रोडक्ट लाइन है ही नहीं। करेक्ट। तो मेरे दो बिजनेसेस हैं, वी हैव अ वेल्थ मैनेजमेंट आर्म आल्सो एंड वी हैव अ एसेट मैनेजमेंट आर्म आल्सो वेयर वी रन आवर ओन पीएमएस। करेक्ट। सो बट म्यूचुअल फंड से सिंपल कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। आप 5,000 रुपये की सिप शुरू कर सकते हो, आप 500 रुपये की सिप शुरू कर सकते हो, आप लमसम 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उससे सिंपल कोई प्रोडक्ट नहीं है। अ, जो पीएमएस है वो ना एक क्या कहते हैं, एक क्लाइंट सेंट्रिक प्रोडक्ट है। वो सबके लिए नहीं है। मान लीजिए आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट आपके पास ना उतना टाइम है, ना इतना नो हाउ है और ना आप की इतनी अंडरस्टैंडिंग है। तीनों में से कोई भी कारण हो सकता है। करेक्ट। बट 21-22-23 में सबको लगता था कि दैट इट इज़ टू ईज़ी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। बट लास्ट 1.5 साल हमने देखा है कि दैट हाउ मार्केट्स कैन बी। सो आई थिंक ये उन क्लाइंट्स के लिए है जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव टाइम टू मैनेज दीज़ स्टॉक्स देमसेल्व्स। तो उसलिए पीएमएस है। ओके। पीएमएस में भी जो आप टैक्स एडवांटेज की बात म्यूचुअल फंड की करते हो, वो हम्म। बिल्कुल है। ओके। बट जो लॉन्ग ओनली पीएमएस है, वहाँ चर्न ही 7-8% है। अगर आप मेरे पीएमएस की बात करते हो, साल का 7-8% चर्न है। ओके। कंपाउंडिंग की हम बात करते हैं इक्विटीज़ में, पर अगर मेरे अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग नहीं है, तो कैसे कंपाउंडिंग आएगी? सो आई थिंक पीएमएस इज़ फॉर लिटिल इवॉल्व्ड इन्वेस्टर एंड थोड़ा एचएनआई सेगमेंट को टच करते हुए इन्वेस्टर्स के लिए है। एएफ अनदर बास्केट है, जहाँ पे आपको कैट 3, कैट 2, कैट 1 3 तरह के एएफ होते हैं। लिस्टेड में एएफ करने का कोई मतलब नहीं है। Correct. अगर कल को आप अनलिस्टेड शेयर्स में जो कैट 3 होता है। कैट 2 में Okay, आता है, okay. कैट 3 लिस्टेड में आता है, उसमें 20% तक आप अनलिस्टेड कर सकते हैं, बट कैट 2 प्योर अनलिस्टेड में है आप, उसमें कुछ पार्ट आप अनलिस्टेड कर सकते हो। पर अनलिस्टेड में आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, आप कहते हो मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। मान लीजिए अपसर्च कुछ फंड रेज़ कर रहा है, मैं ₹100 अपसर्च में नहीं डालना चाहता, मैं वन विजन में भी डालना चाहता हूँ, XYZ में भी डालना चाहता हूँ, तो आपने वो एक ले लिया। दूसरा, आप रियल एस्टेट का कोई ईटीएफ करना चाहते हो, आप कहते हो मुझे फिजिकल रियल एस्टेट नहीं चाहिए। तो एआईएफ थोड़ा और इवॉल्व्ड इन्वेस्टर के लिए है, जो कह रहे हैं कि दैट मुझे बाकी एसेट क्लास में जाना है, पर मुझे फिजिकल नहीं लेना है, मुझे पेपर फॉर्म में लेना है। करेक्ट। तो उसके लिए डायरेक्ट स्टॉक्स आप तभी करें जब आपके पास समय हो टू अंडरस्टैंड क्या बिजनेस है, क्या प्रमोटर्स हैं, कैसी उनकी कॉन कॉल्स चल रही हैं, कैसे उनके रिजल्ट आ रहे हैं, अर्निंग सीजन कैसा है। हमारे पास 5 लोगों की इक्विटी रिसर्च टीम है। स्टिल वी समटाइम नॉट एबल टू मेक आउट कि इस स्टॉक्स में कितना एलोकेशन, करेक्ट। या फिर कई बार अपने एंड में मिस्टेक हो जाता है, आई भी गलती हो जाती है। करेक्ट। जबकि हम प्रमोटर्स को मिलते हैं, उनकी फैक्ट्रीज विजिट करते हैं, उनके फाइनेंशियल रीड करते हैं, काउंटर जो हमारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं म्यूचुअल फंड साइड पे, उनका व्यू ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, बट आई एम सेइंग इट इज नॉट दैट इजी द वे इट लुक लाइक्स। मोरओवर ये इसलिए भी डिबेट ज़्यादा आता है क्योंकि लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा जल्दी बनता है, कि भाई आज पैसा लगाया और 21 दिन में डबल कर। ऐसा नहीं होता है। आप समझिए, मिस्टर मानी ही कम्स ऑन स्क्रीन, अपने क्वार्टरली नंबर अनाउंस करते हुए बस बोलते हैं कि इस 4-4.5 साल में मेरा अर्निंग ग्रो डबल होगा। वो 17-18% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं कंपनी में, और यहाँ पे आप सोचते हैं कि आपका रिलायंस के शेयर में एग्जाम्पल से हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं कि आपका 1 साल में डबल हो जाएगा। होने को डबल हो सकता है। सो अर्निंग कंपनी की, रिटर्न स्टॉक का, और साथ में नॉमिनल जीडीपी। नॉर्मली अगर आप देखें इंडेक्स के पार्ट पे, ये तीनों साथ में चलती हैं पिछले 20 साल में। अगर 11-12% का नॉमिनल जीडीपी रहा है, तो कॉर्पोरेट इंडिया की अर्निंग भी 11-11.5% रही है, और आपका ब्रॉडर इंडेक्स निफ्टी का रिटर्न भी आपका 11% रहा है। सो ये इन टैंडम चलते हैं। तो अगर कंपनी की अर्निंग कई बार 17-18 है और रिटर्न 30 है, तो कभी ना कभी क्या होता है,
वो प्राइस के साथ अर्निंग कैचअप करती है, जो 2024 में हुआ। आप 26 की ट्रेलिंग पी पे थे इंडेक्स पे 26,400 पे, तो पहले तो 3 क्वार्टर की अर्निंग्स ऐड होती गई करेक्ट प्राइस टू अर्निंग में, और टाइम करेक्शन हुआ, करेक्ट तो आपकी वैल्यूएशन कम होते होते 22 की जो है ट्रेलिंग पी हो गई। उसके बाद प्राइस करेक्शन हुआ, जो ऊपर की मार्केट थी बिकॉज ऑफ यूएस एफटीए साइन नहीं हुआ, और अब ये ईरान एस्केलेशन के कारण, तो अब आपका वही ट्रेलिंग भी जो है वो 18 पे आ गया। करेक्ट सो कहीं ना कहीं वो कैचअप होता ही है, कभी अर्निंग आगे मूव कर रही होती है, कभी प्राइस आगे मूव कर रहा होता है। तो आई थिंक डिफरेंट एसेट बास्केट्स हैं। इक्विटीज को लेके मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी यंगस्टर्स, मेरे को पता है आपके यहाँ बहुत यंगस्टर भी सुनते हैं, कि यस लुक्रेटिव लगता है, किक मिलती है, पर कभी अपने पोर्टफोलियो में आईआरआर निकालिएगा, कितना रिटर्न आपने बनाया है। करेक्ट सो ट्रेडिंग करके कोई भी बड़ा इन्वेस्टर नहीं बना है। बेंजामिन ग्राम है, वॉरेन बफेट है, चार्ली मंगर है, कोई भी ऐसा पोर्टफोलियो मैनेजर बना दीजिए या इन्वेस्टर बना दीजिए जिसने बोला है कि मैं ट्रेडिंग करके बड़ा बना। ये सारे इन्वेस्टर्स बड़े बने हैं बाय वर्च्यू ऑफ लॉन्ग ओनली, करेक्ट फंडामेंटल्स ओनली। सो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम व्हाट पीपल हैव डन इन द पास्ट। एंड इसलिए मैं चाहूँगा, अगर आपको फिर भी एक्साइटमेंट है कि हाँ मुझे करना ही है, तो 5-10% पोर्टफोलियो का स्टॉक्स में करें। अदरवाइज अगर आप सैलरीड हैं और आप इनिशियल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में सिप करें, म्यूचुअल फंड में लमसम करें। थोड़ा वापस आपका 3-4-5 करोड़ हो गया है, तो आप एक पीएमएस कंसिडर कर सकते हैं अपने लिए। आप 10 सीआर प्लस में चले गए हैं ब्रैकेट में अपने पर्पस को देखे, तो अब आप ये जो जितने भी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं, हो गए तब आप ये करें। गॉट इट सो बेसिकली इनिशियल आइडिया है कि मैं शुरू में म्यूचुअल फंड से शुरू करूं बहुत सिंपल प्रोडक्ट से फॉर एग्जांपल 5 करोड़ का लैंडमार्क टच करूं तो Right. मेरा पीएमएस आ जाता है 10 सीआर के आसपास मैं एएफ जितना रिस्क ले सकता हूं बिल्कुल सही, करेक्ट बिल्कुल सही। और सर आपने एक और पॉइंट मेंशन किया कि ट्रेलिंग पी अभी निफ्टी का 18-19 है राइट वैसे ही निफ्टी नेक्स्ट 50 में ट्रैक करता हूँ उसका भी अराउंड 18-19 के आसपास है राइट तो एट व्हाट पॉइंट आपको लगने लगता है कि अब बहुत इन्वेस्टेबल हो गया मार्केट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वैल्यूएशंस टुमारो 9:15 अगर हम इससे पूछते हैं, ये अपॉर्चुनिटी मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगेगी 1 साल के बाद। अगर हम 1 साल के बाद एक और पॉडकास्ट कर रहे होंगे तो हम हंस रहे होंगे, उस समय हमने लगा दिया होता है। करेक्ट नॉट दैट मेरा ये और आपका पॉडकास्ट सुन के लोग हम्म। कल ही पैसे डाल दें, बट आपको ये लेवल्स नहीं मिलेंगे। ओके अगर BSE 500 की कंपनीज लेते हैं, हम्म। मोर देन 350 स्टॉक्स आपके 30% करेक्टेड है आज। ओके जितने भी लार्ज कैप कंपनीज हैं वो आज वैल्यू स्टॉक्स बनी हैं, ग्रोथ कंपनी सारी के सारी। हम्म सो आप किसी भी चीज़ को डिस्काउंट कर सकते हैं। मार्केट ना बहुत सेंटिमेंट्स के कारण भी ड्रिवन होता है, करेक्ट तो वो बहुत न्यूज़ बेस में चलता है। कोविड हुआ, मुझे एक चीज़ बता दीजिए, ऑयल से रिलेटेड चीज़ों को साइड पे कर दीजिए, हर चीज़ चल रही थी। हमने डेटा ज़्यादा यूज़ करा, हमारे खाने की हर चीज़ आ रही थी, मेडिसिन सारी आ रही थी, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। करेक्ट ट्रैवल, टूरिज्म, कुछ इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट जो हुई, हर चीज़ चल रही थी, फिर भी प्राइसेस मूव नहीं कर रहे थे। कोविड फर्स्ट वेव के बाद ही प्राइसेस मूव करने लगे, जबकि अर्निंग्स तो थी नहीं, करेक्ट क्योंकि सेंटिमेंट पॉजिटिव हुए, लॉट ऑफ मनी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स इमर्जिंग इकोनॉमी एट 0% कॉस्ट एंड सडनली प्राइसेस स्टार्टेड मूविंग अप। तो क्या हुआ, अर्निंग नहीं है पर प्राइस मूव कर रहा है, करेक्ट अर्निंग यही है, प्राइस मूव कर रहा है। देन सडनली आज की डेट में अर्निंग्स है पर प्राइस नीचे है, अब प्राइस कैचअप करेगा साथ में। सो डिपेंड करता है किस सिचुएशन में है आप। करेक्ट एंड सर बहुत बार हम लोग कहते हैं कि हम लोग लॉन्ग टर्म है ठीक है जब भी कोई मार्केट में आता है यही सोच का था कि लॉन्ग टर्म 2024 में भी बहुत लोग आए थे ये सोच के कि लॉन्ग टर्म है बट जैसे 2 साल रिटर्न नहीं आता है तो ये कन्विक्शन ड्रॉडाउन को देख के कन्विक्शन ब्रेक होता है तो आप अपने खुद का पोर्टफोलियो एंड एट द वेरी सेम टाइम अपने क्लाइंट्स के लिए हाउ डू यू मेक श्योर कि वो कन्विक्शन आपका भी रहे और उनका भी बना के रखो देखिए, पर्सनल फाइनेंस में पर्सनल बोर्ड पहले है, फाइनेंस बाद में है। सो आप जितना ओपन एआई ले आए चाहिए, आप जितना रोबोटिक एआई ले आए, जितना जनरेटिव एआई ले आए, इवेंचुअली आज जो चीज़ मैं जिस कंफर्ट के साथ आपसे बात कर पा रहा हूँ आमने सामने बैठ के, वो मैं डिजिटली नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट सो इट्स ऑलवेज अ पर्सनल थिंग। वी इंश्योर कि इन मार्केट्स में हम ज़्यादा इंगेज करें क्लाइंट्स के साथ, ज़्यादा बात करें क्लाइंट्स के साथ। एंड ऑब्वियसली वी हैव सीन लॉट ऑफ अदर मार्केट ड्रॉडाउन्स ऑल्सो, क्लाइंट्स ने भी देखे हुए हैं। बट येस, द मोर यू इंगेज, let's say if somebody don't want to put more money, at least ensure from your side कि आप वो पोजीशन को होल्ड करें वहाँ पे, राइट सो आई थिंक yes, टर्मोइल होता है, कॉन्फिडेंस भी लूज होता है, बट माय फ्रेंड अगर इक्विटी मार्केट हर साल 15% देना शुरू कर दे, तो एफडी में पैसा बचेगा कौन डालेगा? राइट इक्विटी का रिटर्न जो होता है ना, वो रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम बात है आपका। रिस्क रिटर्न हो गया गवर्नमेंट ऑफ पेपर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड 7% आज की रेट में, और जो रिस्क प्रीमियम आपको मिलता है वो इसलिए मिलता है बिकॉज आपने रिस्क लिया है, राइट पर वो रिस्क प्रीमियम हर साल नहीं मिलता है।
हम्म, हर साल आपको 15% नहीं आएगा, किस साल 0 रिटर्न आएगा, किस साल 8% आएगा, किस साल नेगेटिव भी आएगा और किस साल आपको वो 30% भी आएगा। करेक्ट। बट these are the times which are best for accumulating units and number of stocks. अगर आप स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड आपके यूनिट्स बाय कर रहे हैं, बिकॉज आपको बार बार 22,000 का लेवल पिछले 1.5 साल से आपको 4 बार मिला है, 22,400 500 का लेवल। तो आपकी जो सिप्स जा रही हैं उस लेवल पे जो एक्यूमुलेट हो गई हैं, इवेंचुअली एक दिन प्राइस आएगा, आपको लगेगा ये क्या हो गया, कंपाउंडिंग आ गई। राइट। सो कंपाउंडिंग हर चीज़ में है। सो मैं सबको चाहूँगा जो हमें सुन रहे हैं, वो चाइनीज़ बैम्बू स्टिक की स्टोरी ज़रूर एक बार पढ़ें। क्या है सर स्टोरी? इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी। हमने चाइनीज़ कितनी वो मूवीज़ जब जो हम देखते हैं, चाइनीज़ मूवी आती हैं, उसमें वो 90 फीट टॉल बैम्बू स्टिक्स पे लड़ाई हो रही होती है उनकी, जो दिखाते हैं। तो वो 4 साल 9 महीने तक 10-15 सेंटीमीटर ही बढ़ता है। ओके। आप उसे सीड करते रहो, पानी देते रहो और अगले 3 महीने में 90 फीट टॉल हो जाता है। ओके। सो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला जो है, आई ऑलवेज टॉक, बट मैं फिर से सिंपल करता हूँ, वो है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट ऑन 1 + r ब्रैकेट Without- क्लोज रेज़ टू पार्टी। पावर में टाइम है, हम्म, रिटर्न नहीं है। रिटर्न कैन बी 1-2% हियर एंड देयर, बट इफ यू रिस्पेक्ट दैट टाइम, देन आपका पोर्टफोलियो $1 बिलियन मतलब से भी बेटर हो जाएगा। सो आई थिंक द रियल कंपाउंडिंग कम्स इनटू प्ले आफ्टर 10 इयर्स ओनली, क्योंकि अगर आप 15% से कंपाउंड कर रहे हो तो 5 साल में आपका जो है डबल है, डबल हुआ। 10 साल में आपका जो है 4 गुना है, पर Right. 15 में 8 है, हम्म, 20 में 16 है और 25 में 32 है और 30 में 64 है। भाई कितने लोगों के पास टाइम है? आपको पता है एक एक फंड है निपॉन का ग्रोथ फंड, अगेन दिस इज फॉर स्टडी पर्पस ओनली, उसका नैव 4300 4400 के आसपास है। ओके। और स्टार्ट तो 10 10 रुपीस वजह से तो 440 टाइम्स हुआ पिछले 29-30 साल में वो फंड। कितने लोग होंगे जो एक्चुअली में बने रहे होंगे? आई एम नॉट श्योर, मतलब somebody आधा somebody who has died after investing, या somebody जिसको याद नहीं होगा, बहुत रेयर लोग होंगे जो उस कन्विक्शन से उस फंड में बने रहे होंगे। सो हियर इज द इन्वेस्टमेंट रिटर्न, हियर इज द इन्वेस्टर रिटर्न, दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल गैप। राइट। इन्वेस्टमेंट इज फॉर एवर, इन्वेस्टर इज नॉट फॉर एवर। करेक्ट। सो जब इन्वेस्टर हमेशा रहता है तब आपका वो रिटर्न बनता है। नाउ मेनी पीपल विल से अगर हम इन्वेस्टेड ही रहेंगे तो उसका मजा कब लेंगे? तो आपकी हर इन्वेस्टमेंट एक गोल के साथ अलाइन होनी चाहिए। राइट। मान लीजिए आपका गोल है इन 5 years टाइम यू वांट टू बाय BMW, करेक्ट। तो आपने एक सिप उसके लिए डाल दी। 10 years टाइम यू वांट टू बाय अ हाउस इन बॉम्बे, आपने एक सिप उसके लिए डाल दी। 15 years टाइम यू वांट टू गो ऑन अ वर्ल्ड ट्रिप, एक सिप उसके लिए डाल दी। 20 years टाइम यू वांट टू पुट योर किड इनटू अ स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन आउटसाइड इंडिया, एक सिप उसके लिए डाल दी। 25 years में कुछ और, 30 में यू वांट टू रिटायर, 35 में यू वांट टू डू सम फिलैंथ्रोपी। आपने जब एक इन्वेस्टमेंट को अलाइन कर दिया राइट। आपने गोल के साथ, तो कम वोट में आप उसे छेड़ोगे ही नहीं। जब आप गोल के पास आ रहे हो और इन्वेस्टमेंट जो आपने रिटर्न सोचा था वो बन गया है, तब उसको शिफ्ट करके आर्बिट्रेज फंड या फिर जो भी लिक्विड फंड या आप बैंक में लेके आना चाहते हैं वो कर लीजिए, ताकि आपका पैसा आपके पास रहे। देखिए, 2 गोल जो हैं वो कम वोट में, अगर आप जॉब में हैं, जो चेंज नहीं हो सकते हैं। एक आपके चाइल्ड की एजुकेशन का और दूसरा आपके रिटायरमेंट का। बाकी गोल फ्लेक्सिबल है। करेक्ट। जैसे शादी का गोल भी फ्लेक्सिबल हो सकता है, आपकी शादी का, बच्चे की शादी का, घर के लेने का, गाड़ी का लेने का, फॉरेन ट्रिप का, वो फ्लेक्सिबल गोल्स हैं। पर 2 फिक्स गोल्स हैं अगर आप जॉब में हैं। 1 योर किड एजुकेशन, आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, दूसरा रिटायरमेंट, एक एज आपको क्लियर पता है। तो वो 2 गोल ऐसे होने चाहिए जहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन उस हिसाब से होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो गोल आपके 7-10 ईयर प्लस हैं, बिकॉज इफ़ यू आर यंग देन उसमें आप मिड और स्मॉल कैप फंड का एलोकेशन लीजिए, क्योंकि वो आपको 1.5% का बेटर किकर देते हैं। तो सर फॉर एग्जांपल ऑन अ ब्रॉडर स्केल, अगर मेरा 5 ईयर का गोल है तो व्हाट काइंड ऑफ फंड कैन आई गो फॉर? 10 ईयर का है तो कैसे जा सकता हूँ? जैसे 10 में आपने कहा मिड एंड स्मॉल हो सकता है, 15 और 20 का है तो क्या मेरा एलोकेशन मैं 2 ईयर से बताता हूँ। ओके सर। मैं लेट्स से आपका 1 साल का गोल अगर है, लेस देन 1 ईयर है, तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड्स, आप इन्हीं फंड्स में जाएं। 1 to 2 ईयर का गोल अगर आपका है तो आप आर्बिट्रेज फंड में जा सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म फंड्स में जा सकते हैं, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में जा सकते हैं, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में जा सकते हैं। 2 to 3 ईयर का गोल अगर है तो आप इक्विटी सेविंग में या बैलेंस एडवांटेज फंड में जा सकते हैं, मल्टी एसेट फंड में जा सकते हैं। 3 to 5 ईयर में आप ये तीनों प्लस इक्विटी हाइब्रिड फंड्स में जा सकते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड में जा सकते हैं। प्योर इक्विटी फंड आप तभी लीजिएगा जब 5 ईयर प्लस है। तो 5 ईयर में आप इंडेक्स फंड्स में जा सकते हैं, आप
लॉन्ग ETFs में जा सकते हम्म, हैं, जो लार्ज कैप बेस्ड ETFs हैं। आप फ्लेक्सी कैप फंड में जा सकते हैं। 5 to 7 ईयर का गोल है, तब आप मल्टी कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में जा सकते हैं। या फिर आप कोई सेक्टर पे बहुत बुलिश हैं, उसमें जा सकते हैं। आपका मान लीजिए आप डिफेंस पे बुलिश हैं या आप बैंकिंग और फाइनेंशियल पे बुलिश हैं। 7 to 10 ईयर्स के गोल में आप मिड कैप फंड ले सकते हैं। ओके, और 10 ईयर प्लस गोल में आप स्मॉल कैप लीजिएगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज़ Right. स्मॉल कैप कई बार 1, 2, 3 साल तक आपको झिला सकता है, बट वहाँ अर्निंग्स बेटर है कंपनीज़ की। करेक्ट, वो ग्रो भी फास्ट कर सकता है। तो जब ये गोल्स अलाइन हो जाते हैं सारे के सारे आपके, तो थिंग्स आर सॉर्टेड। पर अगर लेट्स से आपके ज़्यादा गोल 10 ईयर प्लस में ही हैं, तो अब आप उसी इक्वेशन में पहले पास वाले गोल के लिए फ्लेक्सी कैप लीजिए, उसके बाद मल्टी कैप लीजिए, फिर लार्ज एंड मिड कैप लीजिए, फिर मिड कैप लीजिए, फिर स्मॉल कैप लीजिए, ऐसे कीजिए। सोशल मीडिया पे एक बहुत चीज़ चलती है, जैसे कि एक बहुत फेमस फंड है, फ्लेक्सी का फंड है, उनका 15-20% कैश एलोकेशन है, और एक स्कूल ऑफ थॉट बोलती है कैश एलोकेशन इज़ अ बैड थिंग, इट शुड बी ऑल इक्विटी, क्योंकि उन्होंने किसी क्लाइंट ने अगर कोई फंड में पैसा दिया तो यही कारण से दिया है कि भाई वो इक्विटी में एलोकेट करे, कैश तो खुद भी होल्ड करके रखा हुआ ही होगा उसने। सो आपका क्या थीसिस है इसमें, गन पाउडर के लिए कैश होना चाहिए फंड मैनेजर के पास, या फिर इट हैज़ कम फॉर इन्वेस्टिंग तो इन्वेस्ट हो जाना चाहिए वो? So my sense, we should respect each and every style of investing. ओके, Few fund managers वो 97-98% इक्विटी में रहते ही है। रहते ही हैं, हुँ, कुछ 90% रहते हैं। अब कुछ फंड्स हैं, उनको लगता है कि दैट कैश इज किंग, हुँ, दे विल यूज टू द अपॉर्चुनिटी करेक्ट, इन द राइट मैनर। अब जिस फंड की आप बात कर रहे हैं, अब लगता है पीछे अगर 1.5 साल देखते हैं तो उसने सही किया, राइट, क्योंकि जो कैश होता है वो लिक्विड हुँ, फंड्स में पार्क होता है, तो 5.5-6% का रिटर्न वहाँ आ राइट, रहा होता है। हुँ, As a house, we believe if client is giving you money for equity हुँ, and if the time frame is more than 5 years, then you should normally 90% plus you should be deployed in equities only. ओके, As a house, we believe. पर जिस तरह की अभी मार्केट्स हैं, हुँ, अगर आप थोड़ा कैश मेंटेन करके चल रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। राइट। सर पर लेकिन कैश में फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉइंट ये भी है ना, जैसे आपने कहा 22,500 22,600 के लेवल 3-4 बार आके टेस्ट हो गए, बट फिर भी वो कैश एलोकेट ही नहीं कर पाया अगर फंड, देन इट्स अ नेगेटिव थिंग। देखिए, यहाँ पे भी अगर एलोकेट नहीं कर पाएगा तो फिर वो परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करेगा। करेक्ट, बट अगेन आई एम सेइंग, आई रिस्पेक्ट द कन्विक्शन ऑफ अ फंड मैनेजर, उन्होंने कुछ सोचा होगा अपने एंड पे। हुँ, हम लोग 93-94% ऑन एन एवरेज इन्वेस्टेड रहते हैं। ओके, जो एट नए ऑल लेवल्स, या जो नए पोर्टफोलियोज हैं, पीछे हम 12% कैश पे थे हम लोग, ओके, कुछ जगह 18% पे भी थे जब हुँ, मार्केट पहले 22,600-700 पे आई थी। हुँ, बट ऑन एन एवरेज 93-94% में इन्वेस्टेड रहते हैं पोर्टफोलियोज में। अ, और अगर हमें लगता है कि क्लाइंट इज कैपेबल ऑफ गिविंग मी मोर टॉप अप, तो हम 100% इन्वेस्टेड रहते हैं। ओके, तो क्योंकि मान कैश है लीजिए, ही उसके हाँ, पास, क्योंकि उसके पास है, राइट, बिकॉज क्लाइंट ऑल्सो मेंटेन सम पाउडर ड्राई विद हिम। राइट, बिकॉज अगर मेरे पास मैंने डिप्लॉय कर दिया है, हुँ, लेट्स से देयर इज XYZ स्टॉक व्हिच आई वांट टू बाय, बट हुँ, आई डोंट वांट टू सेल द एग्जिस्टिंग वन, हुँ, तो मैं उसको बोलूंगा कि यार एक काम करें कि आप मुझे थोड़ा टॉप अप भेज दीजिए सो दैट आई हुँ, कैन बाय दी स्टॉक्स। गॉट इट, क्योंकि हमारा ना एज ए हाउस हमारा मानना है कि इक्विटी इज मोर लाइक अ बार ऑफ सोप, द मोर यू यूज इट स्मॉलर इट विल बिकम। तो जितना आप चर्न करोगे ना उतना छोटा हो जाएगा। तो करेक्ट, कभी कोई स्टॉक्स चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं, बट देन यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। करेक्ट। एंड सर आपका जो करंट ट्रेंड है बिटवीन द इन्वेस्टमेंट दैट इज़ हैपनिंग इन इंडियन मार्केट्स की, सारा बाइंग जो हो रहा है वो डीआईएस के थ्रू हो रहा है, एफआईआईज इतना सेल किया पिछले 2 साल में, और अभी भी लग रहा है कि थोड़ा और सेल करेंगे। तो क्या हमारे मार्केट्स में एक बुल रन तभी आएगी जब एफआईआईज वापस आने लगेंगे, या फिर वो एक बस है जो एफआईआईज मिस कर रहे हैं और डीआईएस उस पे बैठ के निकल रहा है आगे? पहला तो मेरा ना सल्यूट है सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को। इंस्टीट्यूशंस को तो है ही है, पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को सल्यूट हुँ, है। बट यूल बी सरप्राइज्ड कि अभी सिर्फ 6 करोड़ यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं ओके, और 14 करोड़ यूनिक डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं। हुँ, वो 14 करोड़ डीमैट अकाउंट जो होल्डिंग है, हुँ, उसमें से 10 करोड़ की होल्डिंग लेस देन 10,000 रुपीज़ होगी, ओके, डीपी होगी जो होगी। करेक्ट, राइट नाउ 62 करोड़ प्लस आपके पैन कार्ड आधार से देंगे, वो आपकी मार्केट है। तो कितनी बड़ी जर्नी हमें कवर करनी है। सो आई एम सेइंग DIs आर डूइंग अ राइट थिंग, हुँ, दे आर प्रैक्टिसिंग द राइट थिंग, करेक्ट, एंड आई थिंक कुडोज टू सेबी एंड एमफी द वे म्यूचुअल फंड सही कैंपेन को रन हुँ, किया गया है। दे आर डूइंग अ राइट थिंग। अबाउट FIs, आई थिंक दे चेज रिटर्न्स। अब करेक्ट, आपको हमें लग रहा है मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, पर उनके एंड पे अगर आप देखें तो करेंसी की डिवैल्यूएशन भी हुई है। हुँ, सो इंडिया से जब पैसा निकलना शुरू हुआ, मैंने आपको जैसे बताया, हम 25-26 की ट्रेलिंग पी पे थे। हुँ, वहीं पे चाइना आपका 8 की ट्रेडिंग पी पे था, राइट, हांगकांग 8 10 पे था, हुँ, ताइवान आपका 10 पे था। हुँ, तो जहाँ पे उनको वैल्यू दिखी, उन्होंने पैसा निकाल के वहाँ डालना करेक्ट, शुरू करा। गोल्ड और सिल्वर में पैसा जाना शुरू करा, वहाँ हुँ, पे रैली आई। सो समहाउ यू नो हमारी डिपेंडेंसी है एफआईज पे, बट
आज की डेट में बोलूँगा कॉन्फिडेंटली कि 32,000 की आपकी सिप बुक जा रही है। सो आई एम सेइंग इफ रिटेल पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा इंडिया में तो मार्केट का डेप्थ और इंक्रीज होगा। करेक्ट। आपकी डिपेंडेंसी रही है फेस पे वो कम होती जाएगी। बट सर ऑन दी कॉन्ट्रारी क्या हमारे पास लेसन नंबर ऑफ कंपनीज अवेलेबल है मार्केट्स में जहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा, क्योंकि उन्हीं उन कंपनी में जाता रहेगा तो वो अच्छे वैल्यूएशंस पे ही रहेंगे हमेशा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। लास्ट ईयर बाय द वे ऑलमोस्ट 100 आईपीओज आए हैं आपके। राइट। हाँ, और उन आईपीओज में ज़्यादातर आईपीओज में क्योंकि वैल्यूएशन मिसमैच था, काफ़ी लोगों ने पैसा नहीं बनाया। क्योंकि जो प्री आईपीओ में भी लेके बैठे थे तो 6 महीने का तो कूल ऑफ पीरियड था। करेक्ट। उसके पास मार्केट इज नॉट डन वेल। सो बहुत कंपनीज लिस्ट होंगी आने वाले टाइम में। एंड आपने बिल्कुल सही बोला दैट जब तक नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं बढ़ेंगे तब तक जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उसी में जाता रहेगा पैसा। Right. बट आई थिंक ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग में वी आर टू स्मॉल। एप्पल का कैश रिजर्व $200 बिलियन से ज़्यादा है। इफ नॉट रॉन्ग $250 बिलियन से ज़्यादा है। हमारी सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री $200 बिलियन की मार्केट कैप पे है। सो वी हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू कवर। तो आई थिंक फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग, डीआई जब हमें राइट वैल्यूएशन में देखेंगे, जब वो करेंसी को स्टेबल होते देखेंगे, अब आज भी 94 के आसपास थी, जब वो करेंसी को स्टेबल होते देखेंगे यू विल सी डीआई कमिंग बैक टू इंडिया। एफआईज विल कम बैक वंस दे विल सी करेंसी स्टेबल हो रही है। वैल्यूएशन भाई वो कंफर्टेबल हो गए हैं, पर अगर करेंसी स्टेबल हो जाएगी तो वो अगेन वापस आएंगे। समझिए उन्होंने पैसा 84-85 में डाला है, अगर आपने उन्हें 15% रिटर्न भी दे दिया और करेंसी 94 पे हो तो जीरो हो गया। तो ऑलमोस्ट रिटर्न 2-3% भी रह गया। तो आज की डेट में तो यूएस का जो 30 ईयर का बॉन्ड है उसमें 5% का रिटर्न मिल रहा है आपको, तो वो वहाँ ना डाल दें, विच इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड जो आज की डेट में मानी जा रही है। और सर क्यों इंडिया का पी मल्टीपल 18-20 का अच्छा माना जाता है, वही चाइना का 8-10 का तब जाके अच्छा माना जाता है? मतलब व्हाई इज द गैप बिटवीन टू कंट्रीज इन इटसेल्फ? इंडिया आपको प्रीमियम पे ही मिलेगा। आप आज की भी डेट में चलिए अभी थोड़ा इन्फ्लेशन कम है, 10-10.5% नॉमिनल जीडीपी है। कौन सी कंट्री 150 करोड़ की बेस पे विद अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द डेमोग्राफिक्स व्हिच वी हैव 7.5-8% के रियल जीडीपी पे और नॉमिनल जीडीपी के 11-12 पे ग्रो कर सकती है? कौन सी कंट्री है? तो ग्रोथ का प्रीमियम हमको मिल रहा ग्रोथ का प्रीमियम मिल रहा है आपको। Okay. दूसरा कंजम्पशन आपकी डोमेस्टिक इतनी ज़्यादा है, आप कुछ भी लॉन्च कर लो यहाँ पे, मुझे बता आज की डेट में आपके पास 145-150 करोड़ का पॉपुलेशन है आपका, आप कुछ भी लॉन्च कर लो, आपकी डोमेस्टिक डिमांड ही बहुत आ जाएगी। तीसरा, वी एज ए नेशन वी हैव टू गो अप द कर्व इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जीडीपी। हम अभी $2700 पर कैपिटा जीडीपी है, चाइना $13,500 है। So there is no comparison. We have not seen money in the past. And wherever I go, I see young people like you. So average age of India is 32. So कितने लोग उससे नीचे हैं? So I think it's an aspirational population and आपको उसका प्रीमियम देना पड़ेगा इंडिया को. So 18 पे भी with that growth also, I think somebody will buy, they'll end up making money. China at 2.5-3% growth, तो इसलिए उसको आज 11-12 का पी का मल्टीपल है ऊपर जाने के बाद। सर यूएस को फिर क्यों 20-25 का मल्टीपल वापस मिल लग जाता है? यूएस में अगर आप फैंग स्टॉक्स को हटा दो, लेट्स टॉक अबाउट S&P 500। S&P 500 अगर आप देख लेते हैं तो वहाँ वो पी मल्टीपल है ही नहीं है। आप S&P 500 का रिटर्न निकालो एक्सएल माइनस योर आईटी स्टॉक्स, टेक स्टॉक्स और लेट्स से एआई स्टॉक्स और लेट्स से एनवीडियाज ऑफ द वर्ल्ड, तब आप रिटर्न निकालिए कहाँ पर है। सो मोर ओवर, पर एक चीज़ आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यूएस को, सारी इनोवेशन ज़्यादातर यूएस में होती है, तो इसलिए आपको उन कंपनीज को आपका प्रीमियम मिलता है। दूसरा, गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट रहता है, चाहे डेटा सेंटर रेज करने में, बाकी चीज़ें करने में। आज इस बजट में आया, गवर्नमेंट ने बोला 2047 तक देयर इज नो टैक्स ऑन द डेटा सेंटर्स। व्हाट अ अपॉर्चुनिटी व्हिच इंडिया विल हैव। अभी हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप आईपैड पे हैं, मेरे पास फोन है, घर में टीवी है। यू नो इंडिया कंज्यूम 20% ऑफ ग्लोबल डेटा। मतलब वी आर द बिगेस्ट यूजर, Yes, but not 3% data बनाने centers का। are only 3% data centers are there in India. Oh. Now, when you build a data center, a ecosystem has to be built. उन सब businesses का benefit होगा. So I think US, yes, I still feel will keep on doing well, but our economy at $21-22 trillion of GDP with $43-44 trillion of debt, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, there will be a question mark. I don't know when, but yes, we are still better off in terms of our fiscal numbers. Correct. Sir, one more question since we're talking India and global. कोई भी कंट्री को बहुत बड़ा बनने के लिए थोड़े एक्सपोर्ट्स का पुश चाहिए रहता है। टुडे इटसेल्फ आई वाज रीडिंग अ डेटा जहाँ पे पिछले 4 साल में चाइना से इंपोर्ट हमारे 35-40% से बढ़े हैं इन अ स्पैन ऑफ 4 years, और इंडिया का एक्सपोर्ट टुवर्ड्स द ग्लोबल इकोनॉमी हैज़ बीन द सेम, सो इट हैज़ नॉट चेंज्ड एंड वी रन डेफिसिट। सो
जैसे चाइना के लिए केस में एक्सपोर्ट्स कितना हेल्प किया उनको ग्रो करने के लिए, इट वाज द गोल्डन टिकट फॉर देम। इंडिया में डू यू थिंक दैट वी स्टिल नीड दैट ट्रिगर ऑफ ग्रेट एक्सपोर्ट्स फॉर फ्रॉम बोथ साइड्स, गुड्स एंड सर्विसेज, टू ग्रो? any day we need this. I'm actually little surprised and थोड़ा सा ये नेगेटिव है that अभी भी ease of doing business जो है उसमें gaps हैं. Having said that, काफ़ी सेक्टर्स में गवर्नमेंट इज पुशिंग वेरी हार्ड से अब 15 PLI हो गए हैं विद डेटा सेंटर्स कमिंग टू प्रोडक्शन एक इंसेंटिव जो सेक्टर्स आपके हैं, बट हमें और सेक्टर्स लाने हैं और ईज करना है. आज आपके पास चाइना +1 एडवांटेज, बांग्लादेश +1 एडवांटेज इन Hmm. टेक्सटाइल्स, नाउ मिडिल ईस्ट +1 एडवांटेज. आपके पास एडवांटेज है एंड देन यू हैव यूथ जिसको आपको काम देना है. सो हर बंदा तो रील बना के आपने रोटी रोजी नहीं कमा सकता है ना. यू हैव टू गिव देम मोर कॉल्स. करेक्ट। सो वी नीड टू कट ऑन. मतलब आप काम लोगे तो तभी तो आप फ्रीबीज रोक पाओगे. अगर आप काम ही लोगे तो फ्रीबीज कैसे रोक पाओगे? सो आई थिंक दिस इज अ बस विच वन शुड लुक एट. अभी आप मैन्युफैक्चरिंग देखो 16% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी का. गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट 25% बाय 2030. अगर ऐसा होता है तो देयर विल बी लॉट ऑफ स्कोप व्हिच इज बिल्डिंग अप. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं उस चीज़ पर केयर फोकस भी है. आई फ्रॉम माई क्लाइंट बिकॉज जो जिनके फॉरेन क्लाइंट्स है पता चलता है कि दैट दे आर लॉट ऑफ इंक्वायरीज हैपनिंग इन इंडिया. बट आई स्टिल फील, आई एग्री विद यू, अ लॉट मोर पुश हैज़ टू बी डन. कि हम जिस तरह से सर्विसेज एक्सपोर्ट हम करते हैं उस हिसाब से हमारे गुड्स भी एक्सपोर्ट हो. बट बाय द वे वी एज ए हाउस फील दैट फार्मा कैन बी as equal or as big next theme in terms of export. जैसा IT हुआ था आपका, तो आई थिंक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फार्मा की. देन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटी है, सर्विसेज की अपॉर्चुनिटीज है. डेटा सेंटर कैन बी रियली बिग. सो आई एम जस्ट होपिंग that all things should fall in place. एक और क्वेश्चन है रिगार्डिंग रीबैलेंसिंग. सो कभी जब इक्विटी मार्केट्स बहुत बुलिश होते हैं और मेरा पोर्टफोलियो 100 रुपये का है, उसमें मैंने 80 इक्विटी डाला है, 20 गोल्ड डाला है, और इक्विटी बढ़ के 80 से 125 150 हो जाता है और गोल्ड 20 का 20 रहता है. सब कहते हैं कि इक्विटी कम करो, वापस रीबैलेंस करके 80-20 के प्रपोर्शन में ले आओ. बट जब इक्विटी गिरता है और गोल्ड बढ़ता है तो ये नरेशन इतना सिस्टमेटिकली फॉलो इंडिया नहीं करता है या फिर इंडियंस नहीं करना चाहते. व्हाट इज योर थॉट बिहाइंड? Let's say आप 70% इक्विटी में हैं, 20% डेट में है और 10% गोल्ड में आपने ये कॉम्बिनेशन लिया है. और फॉर सम रीज़न 22-23 इक्विटी हैज़ बिकम अ प्रोमिनेंट एलोकेशन. 90% हो गया है एंड फिक्स इनकम 5 और गोल्ड 5% हो गया है. आई एम सेइंग आपका जो फर्दर एलोकेशन अगर पैसा का सप्लाई है आपके पास, यू हैव सम पाउडर ड्राई ऑन योर साइड, देन यू शुड ऐड टुवर्ड्स मोर फर्दर एलोकेशन टुवर्ड्स बैलेंस एडवांटेज फंड्स. जिसमें लेट फंड मैनेजर डिसाइड कितना इक्विटी लेना है, कितना डेट लेना है. अगर वैल्यूएशन रीजनेबल है, आपकी जो मार्केट की वैल्यूएशंस को आपका अर्निंग ग्रोथ नंबर सपोर्ट कर रहा है, देन आपको कट करने की जरूरत नहीं पोजीशन. उसमें बैलेंस एडवांटेज फंड में भी जो फंड मैनेजर है वो 80% इक्विटी लेगा, तो वो इक्विटी लेगा. पर अगर वैल्यूएशन अनरीजनेबल है, जो ज़्यादातर होता है, देन आपको मल्टी एसेट फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड में फंड मैनेजर इक्विटी अपने आप कम लेगा और गोल्ड और फिक्स इनकम को बढ़ाता जाएगा. तो आई थिंक मैं काटने की बात इसलिए नहीं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट तभी होगा जब आप पोजीशन को रखेंगे अपने पास. एंड येस 2024-2025 में इट वॉज क्लियर द वैल्यूएशंस हाई हैं. बट अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है समहाउ एंड फ्रेश एलोकेशन का सोर्स अवेलेबल है, तब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. पर मान लीजिए आपके पास उतने ही एसेट्स हैं, देन सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इज ऑलवेज एडवाइजेबल. कि आप प्रॉफिट बुकिंग करके जो एलोकेशन हमने सोचा था उतना आप थोड़ा बहुत उसके पास फिक्स इनकम और गोल्ड में चले जाएं अगर आप फर्दर एलोकेशन नहीं कर रहे हैं. क्योंकि अगर वैल्यूएशन अनरीजनेबल है, आपको पता है, मार्केट को पता है, तो कभी ना कभी वो करेक्ट होगा. अब नोबडी कैन कैच द पीक, बट इफ यू आर अराउंड दैट, इफ यू आर क्लोज टू पीक, आई थिंक इट्स गुड कि आप कुछ टेक सम चिप्स ऑफ. करेक्ट. ऐसे जैसे पीक नहीं पकड़ सकते, हम श्योर बॉटम भी नहीं पकड़ सकते, लेकिन टाइम लोग कह और बार बार लोग कहते हैं कि टाइम ज़्यादा स्पेंड करो मार्केट में. पिछले 2 साल जिन्होंने टाइम स्पेंड किया, रिटर्न नहीं बनाया, तो टाइमिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चलो गिर गया है तो थोड़ा और डाल देते उस समय. 2 साल टाइम ही नहीं है स्पेंड करने का. ओके. आप कल को कोई कंपनी बनाओगे, मतलब वो 2 साल में थोड़ी अंडे देने लग जाएगी. राइट. एक बिजनेस को खड़ा होने में, एक कॉन्ग्लोमरेट को खड़ा होने में कितने साल लग जाते हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको आज दिखती है जो है, 40 साल लग गए उसमें. कितना टाइम लग गया कि आज उसको यूएस में रिफाइनरी रेस करने के लिए बुलाया गया है. आप प्लीज समझिए कि दैट 2 साल में तो
बच्चा चलना सीखता है और बोलना सीखता है, हम्म, बड़ा होता है, जॉब करता है, एक पूरी जर्नी है, आपको वो जर्नी साथ में पूरी करनी है इक्विटी में। सो उस जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर बीच में किसी कारणवश मार्केट आपको वैल्यूएशंस नीचे देती है, जैसे आजकल है, हम्म, तो अगर आप उसमें ऐड कर सकते हो तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। पर अगर आप ऐड नहीं कर सकते हो, देन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सिप करते रहें अगर आप लमसम नहीं करना चाहते हैं। हम्म, सो इक्विटी में 10 साल से पहले अगर आप देख रहे हैं, तो आई थिंक आपको कंपाउंडिंग का रियल मज़ा आएगा नहीं आएगा। जब अपना 1 का 4 होते हुए देखेंगे ना, हम्म, वो 10 साल में ही मिलेगा आपको या 11 साल में मिलेगा, अगर अगर थोड़ा और टाइम लगेगा तो। वो इतनी जल्दी मिलेगा नहीं। प्रॉब्लम यही है कि दैट रियल एस्टेट का भाव रोज़ नहीं आता है। आप रोज़ जाके अपने प्लॉट और फ्लैट का करनी भाव नहीं पूछते हो। इक्विटी में आपको डेली देखने को मिलता है। सो मेरा स रिक्वेस्ट है सबसे कि दैट दैट कीप इट सिंपल। आप ये समझिए आपको रिटर्न चाहिए कितना? रिस्क फ्री रेट इंडिया में आज की डेट में 7% है। हम्म, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेपर में डाल दीजिए। एफडी जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रही है। अब इन्फ्लेशन मान लीजिए अगर आपका रिपोर्टेड इन्फ्लेशन 2-2.5% है, पर हम 6% एवरेज देते हैं। हम्म, आपको ऐसे एसेट क्लास में डालना है जो पोस्ट टैक्स आपको इन्फ्लेशन बीटिंग अच्छा रिटर्न दे दे। तो 2 ही एक्सपेंडिंग एसेट क्लासेस हैं, इक्विटी और फिर आपका रियल एस्टेट। हम्म, डिपॉज़िट में आपको टैक्स लग गया तो आपका तो 3 साढ़े 3% ही बचेगा। अब इक्विटी में जब आप पैसा डालते हैं और वो लॉन्ग टर्म आपके लिए अगर 12% भी जनरेट कर देते हैं, आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। जहाँ वो 18, 20, 22, 24 के पीछे भागना शुरू हम्म, करते हैं और एकदम डबल करने के मूव में हम्म, भागना शुरू करते हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं। Right. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड और जो लोग जितने भी यंग लोग हैं बिटवीन 25, 30, 35 तक भी हैं, उनके पास तो इतना टाइम है दैट दे कैन एक्चुअली ग्रो देयर पोर्टफोलियो मल्टी टाइम्स। एक रूल ऑफ 15 होता है। आप 15,000 की सिप करते हो, 15 ईयर्स के लिए करते हो, 15% में अगर ग्रो करती हम्म, है, तो आपका 15 साल में 1 करोड़ रुपया बन जाता है। Right. वहीं है कोई अच्छी जॉब्स में हो, कल को 1.5 लाख की सिप कर रहे हो, तो 15 साल में 10 करोड़ बन जाता है। तो आई एम सेइंग प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट ये मैजिक होता है, उस मैजिक के लिए आपको बने रहना ज़रूरी है। तो 2 साल इज़ नॉट अ टाइम जहाँ पे आपको देखना है। आई एम ग्लैड जो लोग ज़्यादातर लोग जो हैं वो 2023-24 में आए हैं, उन्होंने आते ही बेयर मार्केट देखिए थोड़ा सा। आगे उनकी रैगिंग हो गई है इक्विटी हम्म, मार्केट में। सो यू नो एंड बट ये रैगिंग आपकी स्टार्ट में हो गई है, तो दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस दैट यस इक्विटी मार्केट में ऐसा पॉसिबल है। सो आई थिंक बने रहिए हम्म, एंड अगर आप मैनेज पोर्टफोलियोज़ में नहीं है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि खुद ना करके आप मैनेज पोर्टफोलियोज़ में जाएँ और Let the म्यूचुअल expert do फंड्स the करें। job, right? यस, लेट द फंड मैनेजर डू योर ओन Yes. लेट द फंड मैनेजर डू अ जॉब। सर बहुत लोगों ने निफ्टी के लेवल्स दिए हुए हैं 2026 के कि जेपी मॉर्गन से भी आए हुए हैं, जेफरी से भी आए हुए हैं कि 30-35,000 हिट कर सकता है। क्या आपको भी लगता है कि वी आर इन फॉर अ गुड रैली फ्रॉम हियर? लास्ट हाई कितना था बताएँ आप? 26,300 के आसपास था। अगर उसके ऊपर 10% रिटर्न आया तो 29,000 तो वैसे ही हो जाएगा। तो जो ये जितने भी ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म्स जो भी आपको हम्म, लेवल्स देते हैं, हम्म, मैं लोगों को बोलता हूँ अपना कॉमन सेंस यूज़ करें। 26,300 का लेवल था अक्टूबर 2024 में, जो दोबारा आया 25 में। हम्म, तो बेसिकली अक्टूबर 2024 से 18-19 महीने से आपका मार्केट नीचे ही है वहाँ से। हम्म, सो अगर मार्केट पुराने पीक से 10% भी ऊपर जाएगा, तो आप 29,000 पे तो आ गए। हम्म, सो एक चीज़ समझिए दैट अंडरलाइंग अर्निंग तो निफ्टी का आ ही रहा है। हम्म, इस क्वार्टर का भी एक्सपेक्टेड है डबल डिजिट आने का। तो हर 10 साल में निफ्टी सेंसेक्स बन जाता है। 2004 में निफ्टी 1000 पे था, सेंसेक्स 6000 पे था। करेक्ट। वाजपेयी जी इलेक्शन हारे, वो 4000 पे हो गया, पर चलो 6000 लेते हम्म, हैं सेंसेक्स। 2014 में निफ्टी 24,000 हम्म, सेंसेक्स 24,000 था, निफ्टी आपका 6400 हो हम्म, गया। 2024 में सेंसेक्स 80,000 हो गया, निफ्टी आपका 24,000 हो गया। तो वो ग्रोथ जो है 11-12% की, वो गिवन है हमारी। हम्म, क्योंकि कैपिटल मार्केट क्या है? ब्रॉडर इंडेक्स जो निफ्टी या फिर बीएसई क्या है? हम्म, दे आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी 11-12% से बढ़ रही है, तो आपका इंडेक्स भी 10-11% से बढ़ेगा साथ में। अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसी इक्वेशन, वॉर सिचुएशन या कुछ और सिचुएशन हो जाए, वो भी उस सिचुएशन में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। आज अभी मैं यहाँ पे अनाउंस कर दूँ कि नीचे आई हैव सीन आपका टाटा क्रोमा का स्टोर है, हम्म, कि अनाउंस कर दो टाटा क्रोमा में हर चीज़ 50% पे है। हम्म, तो शायद आप मेरा इंटरव्यू भी पोस्टपोन कर दें, लेट्स गो एंड गो एंड डू द शॉपिंग। yes, बिकॉज़ वो अगले 1 घंटे के लिए, अगर मैं इतना बोलूँ सिर्फ। वहीं कैपिटल मार्केट में आज डिस्काउंट लगा हुआ था 22,600 कोई नहीं 400 पे, लेता है। नोबडी वाज़ इंटरेस्टेड। बट येस देयर इज़ अ सेंसिबल सेट ऑफ पीपल एंड अगेन माय सैल्यूट टू आवर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जिन्होंने इस मार्केट में भी जहाँ अभी रिटर्न नहीं बना, अपनी सिप को और स्टेप अप करते चले गए हैं। तो आई थिंक इंडिया, आई कैन से दिस, इंडियन इन्वेस्टर्स हैज़ बिकम लिटिल इवॉल्व्ड एंड विद टाइम आई थिंक वो और थोड़ा सेंसिबल होंगे।
सो आई कांट गिव लेवल, पर मैंने आपको बता दिया अगर 10% भी ऊपर गए तो आप 29,000 पे हो। राइट। सो 2 और क्वेश्चन है मेरे। एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग फॉरेन इन्वेस्टिंग कि Right. पिछले 2 साल ऐसे रहे जब इंडियन मार्केट्स ने नहीं रिटर्न दिया, तो जिन्होंने भी पैसा बाहर डाला था, कुछ-कुछ तो ऐसे केसेस भी मैंने देखे जहाँ पे किसी ने पोलैंड में पैसा डाला है, कोरिया में पैसा डाला है, दे हैव मेड गुड मनी। तो अब एक नरेशन स्टार्ट हो गया कि आपके पास एलआरएस में 2.5 करोड़ तक का तो लिमिट है ही, पूरे फैमिली का 4 का, आपके पास 10 करोड़ का लिमिट है, आप बाहर पैसा क्यों नहीं डालते हो? सो आपको लगता है कि कुछ पोर्शन ऑफ एलोकेशन बाहर भी होना चाहिए? You'll be surprised जब सिल्वर 4 लाख रुपए हो गया था हुँ। आपका भाव, मेरे पास कॉल्स आ रहे थे कि यूरेनियम में इन्वेस्ट करना है। आप तो सिल्वर तो छोड़ दीजिए। कॉपर आई एम यूरेनियम सेइंग की आई एम बात हो सेइंग रही आई है। एम सेइंग क्योंकि जब वो हर्ड मेंटालिटी जो होती है ना हर राइट। बंदा की मैं यूरेनियम में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, हुँ। मैं यहाँ करना चाहता हूँ। पीपल फॉरगॉट कि निकल आज भी 2021 में जो शोर मचा था वहाँ से 80% करेक्टेड है। ओह! सो आई एम सेइंग हमें तो इंडिया ठीक से नहीं समझ आ रहा है। मैं इंडिया को समझ लूँ बड़ी बात है। हम इंडियन स्टॉक्स, इंडियन कंपनीज़ को मैनेज कर लें हुँ। बड़ी बात है। आई एम नॉट डिस्करेजिंग फॉरेन एलोकेशन नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आपको रहना इंडिया में ही है, आपको यहीं रिटायर होना है, देन आप इंडिया में इन्वेस्ट करें, 5-10% आप फॉरेन एलोकेशन करें और उसके लिए आप देयर आर फंड्स, मैं पोलैंड नहीं जानता हूँ, मैं न्यूज़ीलैंड नहीं जानता हूँ, देयर आर फंड्स जो ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं गिफ्ट सिटी हुँ। रूट के थ्रू, जिसमें ब्रॉडर यूएस, यूरोपियन अच्छी कंपनी, हुँ। जापान की अच्छी कंपनीज़, ताइवान, सैमसंग, राइट। ये सब इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट होता है। हुँ। आई थिंक दैट्स अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट रादर देन राइट। कि आप जाके पिन पॉइंट करें। पर्पस क्या है? पर्पस है कि मैं डॉलर इनकम एक जनरेट करना चाहता हुँ। हूँ। तो एलआरएस के थ्रू आप करें, बट देयर इज़ अ गिफ्ट सिटी रूट, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। सेबी ने बहुत अच्छा वो वेल डिफाइंड एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया है। हुँ। बट आपका एलोकेशन फॉरेन में 10-15% होना चाहिए अगर आप इंडिया में ही हर चीज़ करना चाहते हैं। राइट। अगर आपका पर्पस ही बाहर सेटल होने का है हुँ। 4-5 साल में, तो वो एलोकेशन आपका 30-40% होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे भी बैठ के आके 5 साल के बाद आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे होंगे बैक इन होम, बिकॉज़ इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जो इतने बड़े पॉपुलेशन के ऊपर जो ग्रो कर रही है, वो हुँ। आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। ओके। वी आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग एट 7.5% रियल जीडीपी और लेट्स से 7.5% रियल जीडीपी फॉर नेक्स्ट 8-10 ईयर्स। हुँ। तो मैं आज ये बोल सकता हूँ आपको, तो उसको इन कैश करना, आप वहाँ बैठ के इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, पर अगर स्टिल आप वहाँ जाना चाहते हैं बाहर, तो 30-35% आप एलोकेशन बाहर कर सकते हैं। बट येस, रादर देन डूइंग इट योरसेल्फ, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हुँ। यूज़ अ फंड रूट, राइट। गो फॉर फंड्स एंड राइट। ईटीएफ्स के थ्रू या फंड्स के थ्रू, गिफ्ट सिटी के थ्रू आप इन्वेस्ट करें। और सर वन लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई ऐसा स्टॉक आप जहाँ पे अगले 10 साल के लिए मेजॉरिटी ऑफ योर नेटवर्थ पार्क करना चाहते, तो कौन-सा स्टॉक सेक्टर होगा और क्यों होगा वो? देखिए सेक्टर मैं चाहूँगा कि जो सेक्टर होगा वो डेटा सेंटर्स के अराउंड होगा। ओके। डेटा सेंटर में हाँ, डिस्पाइट द हेवी वैल्यूएशंस राइट नाउ। हाँ, इंडिया में अभी कुछ है? डेटा सेंटर्स का इकोसिस्टम आप डिफाइन करें। हुँ। केबल्स आपकी आ जाएँगे उसमें, ट्रांसफॉर्मर्स आ जाएँगे आपके, बैटरीज़ आ जाएँगी हुँ। उसमें आपके, क्लीन वाटर आ जाएगा आपका, रियल एस्टेट आ जाएगा आपका, आपका चिप मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी हुँ। आपकी, पावर आ जाएगा आपका। तो आपका एक ही सेक्टर में वेरियस थीम्स बन गए, ऐसे बन हुँ। गए। स्टॉक्स, आई कांट टॉक अबाउट स्टॉक कि कौन-सा स्टॉक होना चाहिए। देखिए मेरे पास तो सबसे बड़ी होल्डिंग मेरी अपनी कंपनी की है, राइट। सो कंप्लीट सर्कल की है और वो अनलिस्टेड में है और उसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है। बट मैं ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बोल सकता, पर मैं थीम बता सकता हूँ आपको। दूसरा थीम मैं चाहूँगा जो बहुत बड़ा होगा वो डेटा सेंटर में मैंने बोल दिया एनर्जी थीम है। हुँ। तीसरा डिफेंस थीम है। तो ये 2-3 ओके। स्टॉक थीम्स बहुत अच्छा करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच दिशर। आई थिंक इट वाज अ प्लेजर हैविंग दिस कन्वर्सेशन एंड इट्स वेरी गुड कि इतने बड़े लेवल पे सीईओज आर फिट एंड दे आर थिंकिंग इन्वेस्टिंग इन अ गुड वे, क्योंकि दैट वुड हेल्प। मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े जहाँ पे आपके फिटनेस और आपके इन्वेस्टिंग थीसिस को साथ में भी बात किया गया। थैंक यू सो मच। आई थिंक योर डिसिप्लिन विल इंस्पायर me and a lot of people who are viewing this. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू।